नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जो समाजवादी विचार जेपी द्वारा दिए गए उसमें मार्क्स के प्रति जो असहमति थी या स्टालिन के बारे में, लेनिन के बारे में जो असहमति थी, हालांकि था वो मार्क्सवाद समाजवाद का ही स्वरूप, तो उसके बारे में अध्ययन करने के बाद हम जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद का भारतीय स्वरूप क्या था उस पर भी हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में देख सकते हैं। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रसंग में समाजवाद के एक विशेष रूप लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का जो भारत में विकास किया गया था वह अपने ढांचेगत लक्षणों की दृष्टि से तत्कालीन ब्रिटिश लोकतांत्रिक समाजवादियों के विचारों के निकट थी। 1940 में जेपी का साम्यवाद के प्रति मोह भंग हो गया, किंतु समाजवाद में उनकी आस्था बनी रही। भारतीय साम्यवादी दल साम्यवादी आंदोलन की विश्व स्तरीय संस्था थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा तय की गई नीतियों एवं निर्देशों द्वारा पालन करना, जिसके ऊपर स्वयं स्टालिन का कठोर नियंत्रण था। समाजवाद का सोवियत साम्यवादी प्रारूप स्वयं में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है, ऐसी इनकी मान्यता है। जयप्रकाश के शब्दों में रूस की क्रांति, जो कि एक जनक्रांति के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसे जारशाही के अत्याचारों से पीड़ित जन साधारण का व्यापक एवं सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, वह जनक्रांति लेनिन के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अल्पमत का आंदोलन बनकर रह गई। स्टालिन के नेतृत्व में यह क्रांति ऐसे कठोर तानाशाही में बदल गई जिसका आधार था साम्यवादी दल, सेना एवं केंद्रीकृत नौकरशाही। दूसरे बिंदु में देखते हैं लोकतंत्र एवं समाजवाद अभिन्न है। समाजवाद को समानता का दर्शन माना जाता है और व्यवहार में सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था ने इस समानता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्रूर दमन किया था। वास्तव में यह राजनीतिक लोकतंत्र के अभाव में आर्थिक समानता की प्राप्ति का रास्ता था। जयप्रकाश ने साम्यवादियों की इस मान्यता का खंडन किया कि लोकतंत्र एवं समानता में परस्पर विरोध है। जेपी का कथन है कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की ऐसी धारणा को प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता की इन दोनों ही उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। समाजवाद की स्थापना एवं संचालन हेतु साधनों पर भी इन्होंने विचार किया। वे आवश्यक रूप से कठोर अधिनायक तंत्र की स्थापना, इस स्थिति में समाजवादी व्यवस्था के संचालन के लिए हिंसक, क्रूर, अमानवीय साधनों का प्रयोग किया जाता था, जिसके वे घोर विरोधी थे। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का तो अंत हो ही जाता है, उसके संचालन में जन भागीदारी का भी अभाव रहता है, जो कि किसी भी समाजवादी व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त है। जेपी ने समाजवाद की स्थापना के लिए सभी प्रकार के हिंसक एवं क्रांतिकारी साधनों को त्याज्य किया। उनका मानना था कि समाजवाद की स्थापना के लिए केवल संवैधानिक साधनों एवं लोकतांत्रिक पद्धति को ही अपनाया जाना उचित है। समाजवाद एक जीवन दर्शन है। जेपी ने समाजवाद को मूलतः एक ऐसा जीवन दर्शन माना जो विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसलिए वे समाजवाद का अर्थ केवल पूंजीवाद का अंत नहीं मानते थे। यह तो समाजवाद का मात्र नकारात्मक पक्ष है। अपने वास्तविक अर्थ में समाजवाद ऐसा जीवन दर्शन है जो न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर है। ये उल्लेखनीय है कि साम्यवादियों ने समाजवाद को एक भौतिक दर्शन के रूप में ही मान्यता दी, जो व्यक्ति को किसी प्रकार के नैतिक उत्थान की प्रेरणा देने में असमर्थ है। अगला है सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन। नारायण
के अनुसार बड़े एवं आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा कृषि का समूहीकरण समाजवाद की स्थापना के लिए आवश्यक है, किंतु जब इसका नियंत्रण एक दलीय अधिनायक तंत्र द्वारा किया जाता है तो समाजवाद अपने आधारभूत उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाता है। एक दलीय अधिनायक तंत्र राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के अति केंद्रीकरण में विश्वास करता है और इस सत्ता का प्रयोग एक अति केंद्रीयकृत नौकरशाही की मदद से करता है। इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था में न तो श्रमिक वर्ग कोई प्रत्यक्ष भागीदारी दे पाता है और न सत्ता का कोई अंग उसके प्रति जवाबदेही निर्धारित करता है। जेपी का मत है कि समाजवाद मुख्यतः श्रमिक वर्ग के हित में स्थापित व्यवस्था है, किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब सत्ता के प्रत्येक स्तर पर श्रमिकों की भागीदारी को उचित महत्व दिया है। अतः राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। फिर है लोकतांत्रिक समाजवाद भारत की स्थितियों के अनुरूप। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात पंडित नेहरू ने की थी, उसके आधारभूत लक्षणों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की पहली आवश्यकता विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की और उसकी प्राप्ति के लिए जो अहिंसक एवं लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जा रही है वह पूरी तरह से लोक शक्ति पर या जनशक्ति पर आधारित होनी चाहिए। इस बात का संकेत थी कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होगी। तत्कालीन भारत की इन परिस्थितियों में समाजवादियों के लिए भारत में लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार करना ही सर्वोत्तम था। समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के विचारों से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी समाजवाद के रूप में जो विचार देते हैं, जिसे वे सामान्य रूप से सर्वोदय की बात के रूप में स्वीकार करते हैं कि सभी के कल्याण का भाव हो, उस शासन सत्ता में समाजवाद की प्रविष्टि होना स्वाभाविक है। गांधीवादी समाजवाद का सर्वोदय से संबंधित प्रमुख मान्यताएं भी उन्होंने इस स्वरूप में देखी। वास्तविक समाजवाद का आधार जन सहमति एवं भागीदारी ही होता है। श्रमिक वर्ग की तुलना में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को अत्यधिक महत्व देता है। श्रमिक वर्ग का नेतृत्व करना अपना अधिकार समझता है। समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस वर्ग को भेड़ बकरियों की तरह हाथने में विश्वास करता है। मार्क्सवादी समाजवाद साम्यवादी दल की तानाशाही सरबराह का अधिनायक तंत्र को आवश्यक मानता है, जो पुनः समाजवादी समाज के संचालन के लिए हिंसक एवं दमनात्मक साधनों में विश्वास करती है। जयप्रकाश के अनुसार केवल गांधीवादी समाजवाद ही आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना एवं संचालन में राज्य की शक्ति की यथासंभव उपेक्षा करता है। यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिकतम जन सहयोग एवं भागीदारी पर आधारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवाद मात्र भौतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक व्यवस्था भी है। यानी भौतिक परिवेश को हम इतना उच्च स्थान नहीं दें जितना कि हम व्यक्तिगत रूप से नैतिक चरित्र को उसमें स्थान प्रदान करें। शोषण मुक्त समाज की बात नैतिकता के आधार पर ही संभव है। समाजवाद के भौतिक आदर्श को मार्क्स की दृष्टि से इस रूप में भी प्रकट किया जाता है कि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन में सहयोग देगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपभोग प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है उस तरीके से उसको उपभोग मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति की कितनी क्षमता है उस दृष्टि को देखते हुए भी उसको कार्य करने का मौका मिलेगा। तो जयप्रकाश नारायण का जो गांधीवादी समतावाद या समाजवाद अधिक सहायक है। इनके विचारों में व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के संबंध जो मिलते हैं वो एक ऐसे समाजवाद का निर्माण करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं हो, जिसमें विभेद हो या
परतंत्रता हो या असमानता हो, इन सब तत्वों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। समाजवाद की स्थापना में नैतिक साधन ही सर्वोत्तम है, इस तरह से इन्होंने माना, जो गांधी जी के विचारों में हम देखते हैं। धन्यवाद।